तो आज अपन टाइप 1 के साथ ही क्या है कि अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 का टोटल 12 क्वेश्चन आप लोग का हो गया था। आज क्या है कि उसके आगे नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत और क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, लिखो इनको। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखो इंटीग्रेशन x माइनस 1/x का होल क्यूब dx। इंटीग्रेशन x माइनस 1/x होल क्यूब dx। आओ मिलके ही करते हैं। पहले तो ये बताओ कि डायरेक्टली इंटीग्रेबल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? इसका सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास में नहीं है। इंटीग्रेबल बनाने के लिए क्या कर सकते हो? कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे सिंपल तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि आप होल क्यूब ब्रेक कर दो। ये बताओ मेरे को कि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ऐसा होता था। तो खोलो इसको, क्या आ जाएगा बताओ? a क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x का तो स्क्वायर इंटू 1/x, और क्या होगा बताओ? प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x का स्क्वायर, और यहाँ पर dx। ये समझ में आता है? एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा बताओ? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस यहाँ पर शायद 3x बचेगा, और प्लस यहाँ पर 3 इंटू 1/x dx, ऐसा कुछ। खोलने के बाद में जो प्रत्येक पार्ट जनरेट हुआ, आपको लगता है कि सारा पार्ट इंडिविजुअली इंटीग्रेबल है? x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4/4 माइनस x टू द पावर, मतलब 1/x क्यूब को क्या सोच सकते हो? x टू द पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग मॉड x, और सबके बदले एक प्लस c। फाइनल आंसर x टू द पावर 4 बाई 4। यहाँ एक चीज़ नोटिस करो थोड़ा सा, ये -3 प्लस 1 मिला कितना हो जाएगा? -2। इसका माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा? मर्ज, और मर्ज हो गया कितना हो जाएगा? प्लस, और ऊपर अपने पास क्या बचेगा? x टू द पावर -2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। फिर यहाँ पर -x² 3x² अपॉन कितना? 2, और प्लस 3 लॉग मॉड x प्लस c। सॉल्व करने पे फाइनली ऐसा लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस 1 बाई ट्वाइस x² माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ x², और प्लस 3 लॉग मॉड x प्लस c। ये हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। क्लियर है? बताओ एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा? 14। इसमें लिखो इंटीग्रेशन a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x होल स्क्वायर अपॉन a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x dx। इंटीग्रेशन a पावर x प्लस b पावर x होल स्क्वायर बाई a पावर x इंटू b पावर x, ठीक है। पहला बेसिक क्वेश्चन डायरेक्टली हो पाएगा? नहीं। क्यों? फॉर्मूला नहीं है, सीधा सीधी। तो इन द नेम ऑफ मैनिपुलेशन क्या कर सकते हो बताओ? मेरे ख्याल में ऊपर वाले को खोल सकते हो। इसको थोड़ा देख लेना, एक बार कॉपी मत करना, हाँ पहले सुन लो अच्छे से। a² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a b प्लस b का स्क्वायर, सही कर रहा हूँ क्या? और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? a पावर x इंटू बी टू द पावर x dx। अब अगर आप स्प्लिट कर देते हो, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये अगर सब में बांट देते हो, तो पहले वाले में आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक a पावर x कट जाएगा, और अल्टीमेटली क्या बचेगा? a पावर x डिवाइडेड बाई b पावर x। दूसरे वाले में दोनों ही कट जाएगा, शायद क्या बचेगा? 2, और तीसरे वाले में क्या बचेगा? b टू द पावर x बाई a टू द पावर x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर। अच्छा ये बताओ कि इसके लिए कोई फॉर्मूला है आपके पास? मेरे ख्याल में तो नहीं, ये तो डिवीजन में है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा प्रपोजल मेरा क्या है कि क्या हम a पावर x बाई b पावर x को a बाई b होल पावर x लिख सकते हैं। और ये चीज़ किससे रिजेंबल करेगा? कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल से। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल अपॉन लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट टू द बेस e प्लस c, यही था ना। तो इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन
a by b होल टू द पावर x प्लस 2 प्लस b by a होल टू द पावर x dx। फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा आई थिंक a by b होल टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a by b, सही कह रहा हूँ क्या? प्लस 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा 1 का, 1 dx का क्या हो जाएगा x, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस इसका क्या आ जाएगा b by a होल टू द पावर x मतलब कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल अपॉन log ऑफ दैट कांस्टेंट दैट इज b by a और प्लस क्या रहेगा एक c। ये होगा फाइनल आंसर, कर लो कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट लिखूं if f dash x is equal to 4x cube minus 3 by x to the power 4, if f dash x equal to 4x cube minus 3 by x power 4 and f of 2 is equal to 0 and f of 2 equal to 0, then find fx, ठीक है। एकदम शुरुआत में चलो जहाँ बेसिक एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह लिखा हुआ था प्रीवियस क्लास में, वहाँ पर 2-3 नोट लिखवाया था मैंने, जिसमें एक नोट में तो ये था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइमल्टेनियसली अगर अप्लाई करें तो वो कैंसिल ऑफ कर देगा। वहीं पर आप देखो 3 नंबर पे मैंने लिखवाया था कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। और इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो वो क्या दे देगा मेरे को एफ एक्स। तो यहाँ पर देखो वैसे सिचुएशन है ना कि एफ डैश एक्स का क्या आंसर होगा वो दिया हुआ आपको और पूछा हुआ क्या है आपसे कि एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस अगला क्या चाह रहा है कि हम ये वाले स्टेटमेंट को क्या करें इंटीग्रेट करें। जैसे एफ एक्स दे के और जब हमसे एफ डैश एक्स पूछा जाता था तो हम ओवरऑल स्टेटमेंट का क्या करते थे डिफरेंशिएशन। अब एफ डैश एक्स दे के हमसे अगर एफ एक्स पूछा जा रहा है तो ओवरऑल स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। नहीं समझ में आया पक्का? तो लिखूं हियर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4, एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4। नीचे लिखना IBS फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x, क्या आ जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन अल्टीमेटली क्या दे देगा आपको fx। राइट हैंड साइड में थोड़ा देखो ध्यान से 4 इंटू एक्स क्यूब, 4 तो कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 बाई 4, तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 3 का तो ऐसे ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 4, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1 और प्लस एक क्या रहेगा c। ये समझ में आ रहा है? अच्छा माइनस 4 प्लस 1 मिलाए कितना हो जाएगा माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3 क्या हो जाएगा कैंसर। तो अल्टीमेटली निकलेगा क्या, यहाँ पर भी 4 गया, क्या आएगा बताओ एक्स टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस और 3 तो कट गया तो कितना आएगा एक्स टू द पावर माइनस 3 यानी कि 1 बाई एक्स क्यूब प्लस c। ये समझ में आ रहा है? ये आया आपके एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है। वैसे तो हम क्या है कि इसी को आंसर मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर में एक और सिचुएशन हमको अच्छे से बताया हुआ है कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा 0। तो ये एफ ऑफ 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, ये बेसिकली आपको c फाइंड करने के लिए दिया हुआ है कि इस स्टेटमेंट के अंदर में हम x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। अगर x की जगह पर 2 रखेंगे तो एफ ऑफ 2 का आंसर हमको पता है और वहां से हमको c का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे लिखूं एट x इक्वल टू 2 f ऑफ 2 is equal to 2 to the power 4 plus 1 by 2 cube plus c, 2 to the power 4 plus 1 by 2 cube plus c। This implies f of 2 का वैल्यू तो 0, this is equal to 2 to the power 4 का वैल्यू 16 और प्लस 1 by 2 क्यूब का मतलब 1 by 8 प्लस c। So I believe c is equal to कितना हो जाएगा, इनको जोड़ के इनको मल्टीप्लाई कितना आएगा 128 शायद ना, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 129, तो 129 अपॉन 8 होगा इसका वैल्यू, उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 129 बाई 8। तो देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स टू द पावर 4
प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? हो भी गया शायद। नेक्स्ट लिखूं, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 16 ना, इंटीग्रेशन 15, ठीक है, मतलब ये 15 था, अभी जो होगा वो 16 होगा। हाँ, तो 16 नंबर में लिखूं इंटीग्रेशन x² इंटू 1 माइनस 1/x² dx, इंटीग्रेशन x² इंटू 1 माइनस 1/x² dx। बोलो क्या करें? मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा, ठीक है, लिखते भी जाओ आप लोग। तो इंटीग्रेशन x² अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x² इंटू 1 x², और माइनस x² इंटू 1/x², तो यहाँ तो कट ही जाएगा शायद। तो अल्टीमेटली फंक्शन क्या है? x² माइनस 1 dx, x² का इंटीग्रेशन x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, मतलब माइनस x प्लस सी, ठीक है ना? ठीक है, 17 नंबर पे इसको करो आप लोग, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस सी पूरे के ऊपर में dx करो। तो खुद से ट्राई करो, क्या आना चाहिए? एक लाइन का ही आंसर है बस। आया? बताओ तो क्या हो जाएगा? पहले तो एक चीज बताओ मेरे को कि d के साथ अगर मेरे को यहाँ x दिखाई दे रहा है तो a, b और c को वेरिएबल मानोगे कांस्टेंट? वो तो सारा कांस्टेंट हो गया। एडिशन पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? स्प्लिट। तो फर्स्ट वाले में बेसिकली क्या होगा कि a चुपचाप से बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा? x² का। सेकेंड वाले में b चुपचाप से बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा? x का। और थर्ड वाले में c चुपचाप से बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 का। अब बताओ आंसर क्या आ जाएगा? a इंटू x³/3 प्लस b इंटू x² 2 और प्लस c इंटू x प्लस c, मतलब c 1 कर दो चलो, नहीं तो c का कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? डन, समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट करूं 18 नंबर पे, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। करें? क्या लग रहा है? डायरेक्टली कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, क्या हो जाएगा बताओ? होल स्क्वायर खोलेंगे पहले शायद। आंसर बताओ मेरे को, होल स्क्वायर खोलने से क्या आना चाहिए? x प्लस 1/x, बहुत बढ़िया, और माइनस 2, ये सबको समझ में आता है। a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है ना? तो x का आंसर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में? x²/2, 1/x का आंसर log mod x, बहुत बढ़िया, और माइनस 2 में 2 बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x प्लस सी, ये फाइनल आंसर होगा शायद। क्या ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट लिखूं। हाँ हाँ यार, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब ऐसे मैंने बोला था बट शायद उस दिन आप लेट आए थे। देखो यहाँ पर अगर सपोज करो कि x⁻1 dx सोच लेते हो और वो पहला वाला फॉर्मूला लगाने का सोचते हो तो ये ऐसा कुछ आएगा शायद, -1 + 1 -1 + 1। ऊपर वाला तो फिर भी हैंडल कर लेंगे, ये वाले में थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। इसीलिए ये जो आइडिया है उसमें बाकायदा साइड में लिखा हुआ ही रहता है कि x⁻n dx = x⁻n + 1 अपॉन n + 1 और कॉमा n इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 होते ही वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगला सवाल लिखूं, इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² डिवाइडेड बाई x² dx। बोलो डायरेक्टली हो जाएगा कि नहीं होगा? डायरेक्टली तो नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? x² को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शायद, क्या बोलते हो? तो x² को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में फंक्शन कैसा दिखाई पड़ेगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ कितना हो जाएगा? x, 5x² 5 और -4 अपॉन सीधा सीधी x² dx। समझ में आ रहा है? x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन 5x, बहुत बढ़िया। अच्छा, -4 कॉन्स्टेंट है बाहर,
रिकॉल करो फॉर्मूला नंबर 1 का रिमार्क में मैंने 1/x² का इंटीग्रेशन दिखाया था, ठीक है ना, चेक कर लो एक बार कॉपी में। वैसे कर भी सकते हैं यहाँ पर, बट मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला की तरह अगर आप लोग को याद होने लग जाए तो अच्छा है। बोलो क्या आया था आंसर? नहीं यार, देखो देखो चौथा नंबर पे होगा शायद, चौथा नहीं तीसरा नंबर पे होगा, -1/x। ये समझ में आ रहा है ना? तो इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ देखो जरा ध्यान से, मैं एक बार ऐसे पूरा करके दिखा देता हूँ। x का तो x² हो गया, 5 का क्या हो गया 5x, और इस पे ना जब इंटीग्रेशन अपन लगाते तो -4 तो कांस्टेंट है बाहर चला जाता, इंटीग्रेशन किस पे लगता, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, और प्लस ही एक बार मत लगाओ, सबके बदले लास्ट में एक लगा देंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाता, x² 2 प्लस 5x, -4 का ऐसे ही रहता, इस पार्ट का क्या हो जाता -1/x प्लस c, सो दिस इज इक्वल टू x² 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस, कर लो कॉपी। डन। अच्छा नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन x³ -x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1 dx। पिछली बार तो x² को बांट दिया था और काम बन गया आपका, इस बार x - 1 को वैसे बांट पाओगे क्या? अगर नीचे ऐसे बाइनोमियल टाइप कुछ रहे तो बांटना तो कोई सेंस नहीं बनता है। इस टाइप की सिचुएशन में दो चीज ट्राई कर सकते हो, पहला रैशनलाइज नहीं, पहला ऊपर वाले को फैक्टराइजेशन करने का ट्राई करो, ठीक है। अगर ऊपर वाला फैक्टराइज होके और उसके अंदर में भी एक x - 1 का फैक्टर आ जाता है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और फिर जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टराइजेशन अगर डिफिकल्ट अपीयर हो रहा है, मान लो कि जैसे यहाँ तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगला मैंने एक सवाल लिया उसमें फैक्टराइजेशन सोचना इतना ईजी नहीं, तो अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो पॉलिनोमियल डिवीजन हम लोग को आता है। ये जो एक्सप्रेशन है इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो, तो अगर फैक्टराइजेशन हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया, और यदि नहीं हो पा रहा तो क्या सोचोगे, डिवीजन। 2 मिनट लगेगा साइड में डिवाइड करके देख लो, तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट, कुछ ना कुछ रिमाइंडर सब कुछ मिल जाएगा आपको, वहां से आप फर्दर आगे जा सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखो जरा ध्यान से, मेरे ख्याल में पहले दो टर्म में से x² कॉमन ले सकते हैं क्या? क्या बचेगा x - 1, और दूसरे दो में से आई थिंक +1 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x - 1, और नीचे भी क्या है आपके पास x - 1 dx। पूरे में से x - 1 बाहर निकाल सकते हो, अंदर बचेगा x² + 1, अपॉन में आएगा आपके पास में वापस से x - 1 dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन x² + 1 dx। दिस इज इक्वल टू कितना, x³ 3 प्लस x प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है 20। आया समझ कि नहीं आया? आगे डन। नेक्स्ट लिखूं इंटीग्रेशन (2x³ -4x² प्लस 5x - 3 डिवाइडेड बाय x - 1 dx। ठीक है, सिमिलर ही है दोनों, लेकिन पिछले बार क्या था कि ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन बहुत इजी था, जैसा सिचुएशन था उसके हिसाब से। इसमें फैक्टराइजेशन उतना इजी नहीं होगा, तो क्या करें, डिवाइड करके देख लो। ये चीज़ वैसे तो आप लोग को आता ही होगा, बट फिर भी ध्यान से एक बार देख लेना। डिवाइजर कौन है यहाँ पर, x - 1। डिविडेंड क्या है, बोलो पढ़ के बताओ, 2x³ -4x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है ना? सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, -3। अच्छा सॉरी, अब बताओ कि क्या लगाना चाहिए क्वोशिएंट में सबसे पहले। मेरे ख्याल में 2x² क्या आ जाएगा, 2x³ -2x²। ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये दोनों कैंसल आउट, क्या बचेगा यहाँ से, -4 + 2 कितना आ जाएगा, -2x² प्लस 5x - 3। नेक्स्ट क्या लगाओगे, मेरे ख्याल में -2x क्या आ जाएगा बताओ,
माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कट गया, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3x माइनस 3 और इसके बाद प्लस 3, तो 3x माइनस 3, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये भी कट गया, ठीक है ना। तो आपका इस डिवीजन का एक्चुअली आंसर क्या आया, क्वेश्चन क्या आया आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो इसको अगले स्टेप में आप शायद ऐसा लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब तो हो ही जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर इंटू एक्स प्लस सी, ये होगा फाइनल आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस एक्स, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में वैसे दम नहीं है, बस ये वर्ड समझाने के लिए क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो अब अगर इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसका इंटीग्रेशन। तो लिखूं रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस एक्स। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 और प्लस एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो फाइनली एक्स टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी कि 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आंसर होगा आप लोग। ठीक है, अब यहां पर आके हम लोग टाइप 1 को एक बार के लिए बोलेंगे कि खत्म हो गया। ठीक है, इसके आगे अब टाइप 2 पे चलते हैं, एक नया आइडिया लिखो, टाइप 2 और ब्रैकेट के अंदर लिखना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें लिखो in some questions there won't be any option of simplifying the function by algebraic manipulation, in these questions we should try method of substitution. In these questions we should try the method of substitution. ठीक है, in these questions we should try the method of substitution. आगे लिखूं it is applied in the following way. Number one, take some part of the integrand as t, Number two, ये इसी में थोड़ा सा और एक चीज अटैच करूं, नंबर 1 में टेक सम पार्ट ऑफ द इंटीग्रैंड एज t एंड मार्क इट एज इक्वेशन 1 Number 2, differentiate
इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे यहां पर मैं x लिखा रहा हूं, बाकी अगर क्वेश्चन मान लो कि t में या z में कोई और वेरिएबल में है तो उसके रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड mark it as equation 2 and mark it as equation 2, mark it as equation 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, थर्ड पॉइंट, now first change dx of the question first change dx of the question into dt by equation 2 then replace the remaining part of the integrand by equation 1, replace the remaining part of the integrand by equation 1। नेक्स्ट स्टेप नंबर कितना होगा ये, 4 ना, ठीक है। नाउ you will get a new integration in terms of t, complete it and change t into x of the answer by equation 1, ठीक है, फुल स्टॉप। तो देखो वैसे ये नहीं लिखाने से भी चलता है, समझाने से भी हो जाता है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने लिखवा दिया, ठीक है। हम लोग 2-3 इलस्ट्रेशन करके देखते हैं और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के देखेंगे कि आइडिया समझ में आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 1 - 1/x² into e to the power x plus 1/x dx, 1 - 1/x² into e to the power x plus 1/x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है। मैं एक वर्ड बोलूंगा, वो वर्ड से थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, बाकी अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में जानते हैं क्या आप लोग, क्या होता है वो? फंक्शन के अंदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन का चेन रूल कहाँ अप्लाई करते थे? कॉम्पोजिट फंक्शन में, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता था। पता है समझ? तो इंटीग्रेशन में भी क्या है कि जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज है वो क्या है कि सिंपल फंक्शंस के लिए, लाइक e पावर x के लिए फॉर्मूला है, लेकिन e पावर x प्लस 1/x के लिए फॉर्मूला नहीं। पता है समझ? तो जब कभी भी इस टाइप का कोई भी फंक्शन आपको दिखाई पड़े जिसमें आपको दिखे कि नॉर्मल फंक्शन में x के जगह पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यहाँ पर होना क्या चाहिए था e पावर x, लेकिन उसके जगह पर क्या है e पावर x प्लस 1/x। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस 1/x x के जगह पर जाके बैठ गया? तो क्या ये एक टाइप का कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया? नहीं आया बात समझ? तो जब कभी भी ऐसा कोई कॉम्पोजिट फंक्शन आप देखोगे, ये सपोज करो कि एक सिंपल सेंस में ये कह सकते हैं कि इसके अंदर में एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन क्या करोगे आप? जैसे बाकी जगह तो क्या कर रहे थे, होल स्क्वायर खोल दिया, होल क्यूब खोल दिया, बाहर का कोई चीज़ है उसको अंदर ले गए। तो ऐसा करने से क्या हो जा रहा था कि जो शुरुआत में नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट ऑफ फंक्शन था, जिसका फॉर्मूला आपके पास में नहीं था, थोड़ा मैनिपुलेशन के बाद में जो मिल रहा था उसका फॉर्मूला आपके पास में था। नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा। लेकिन इन क्वेश्चंस में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। आप कितना भी कुछ भी कर लो, इसको आप इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे।
तो अगर बेसिक एल्जेब्रा से आप देख रहे हो कि अपना काम नहीं बन रहा है, अपन नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट से इंटीग्रेबल फॉर्मेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सेकंड थॉट आपको हमेशा किसका देना चाहिए? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। सेकंड थॉट किसका देना चाहिए? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। हमेशा ये चीज़ सीक्वेंस में चलेगा, स्टेप बाय स्टेप। पहले ऑब्वियसली आप मैनिपुलेशन ट्राई करो, कुछ अगर एलसीएम लेके अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दो, लेकिन यहाँ देखोगे कि हो नहीं पाएगा। तो जब आपका बेसिक मैनिपुलेशन फेल हो जा रहा है तो नेक्स्ट थॉट किसका आना चाहिए आपके दिमाग में? सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का आइडिया क्या बोलता है कि अपने इंटीग्रैंड को अच्छे से देखो, ठीक है, और इस इंटीग्रैंड में से किसी भी पार्ट को आप टी पकड़ो, ये आपका चॉइस होगा, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट जिसको हम टी पकड़ के प्रोसीड कर सकते हैं, देखो वो क्या क्या हो सकता है। किसी के मन में आ सकता है कि सर हम ना इसको टी लेंगे, किसी के मन में आ सकता है कि सर हम तो सिर्फ इसको टी ले लेते हैं, ठीक है ना। किसी के मन में आ सकता है कि सर हम ना इसको टी ले लेते हैं, ठीक है। किसी के मन में आ सकता है कि सर हम तो इस पूरे को टी ले लेते हैं, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है किसी के भी मन में। इस फंक्शन में बहुत सारा पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि देखो कुछ एक पार्ट से आंसर आएगा, कुछ एक पार्ट से आंसर नहीं आएगा, कुछ एक पार्ट से आंसर जल्दी आएगा, ठीक है, कुछ एक पार्ट से आंसर लेट से आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को टी लेना है। टी आप किसी को भी ले सकते हो, आपका अपना चॉइस है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ पार्ट आपको आंसर तक पहुंचाएगा, कुछ कुछ पार्ट आपको बीच में अटका देगा। मैं भी सारा परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ तो मेरा बात ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ कुछ पार्ट आंसर तक पहुंचाएगा और कुछ कुछ पार्ट आंसर तक नहीं पहुंचाएगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी है जिससे आंसर तक पहुंचो, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है जिससे आंसर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन उसमें भी फिर क्या होगा कि कोई कोई थोड़ा लंबा सोल्यूशन देगा और कोई कोई थोड़ा छोटा सोल्यूशन देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर हम भविष्य में कैसे चुनेंगे कि किसको टी लेना है नहीं लेना है? तो वो क्या है कि विथ प्रैक्टिस, ठीक है। और मैं एक दो और अभी मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेबल पॉइंट्स बताऊंगा एक दो इलस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कोई विद्यार्थी इसको टी लेके स्टार्ट करे, ठीक है। तो वो सबसे पहले तो इसको मन में क्या सोचेगा? इक्वेशन नंबर 1, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेगा, क्या आएगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1/x² का डिफरेंशिएशन आई थिंक -2 अपॉन x³, क्या कहते हो, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt/dx। ये फील आ रहा है? इस तरफ तो x के रिस्पेक्ट में था, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ t का क्या हो जाएगा? dt/dx। इस dx को क्या अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हो जाएगा बताओ? 2/x³ टाइम्स ऑफ dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt। बात आ रहा है समझ? और ये जो डिफरेंशिएटेड रिजल्ट है इसको अपने को क्या मार्क करना है? इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलता है कि पहले इक्वेशन 2 का यूज करो dx को चेंज करने के लिए क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो dx के साथ में यहाँ पर हमको वेरिएबल और क्या दिखाई दे रहा है? x³। लेकिन क्या इस फंक्शन में कहीं x³ अवेलेबल है? बात आ रहा है समझ? तो काइंड ऑफ आप समझो कि ये आइडिया बेकार है। मतलब यहाँ पर इसको मैंने t तो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद में dx के साथ में ये जो पार्ट आया, ठीक है, आइडिया कहता है कि ये दोनों पार्ट को हम dt से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर ये पार्ट फंक्शन में अवेलेबल है ही नहीं तो फिर रिप्लेस कैसे करोगे? पता है समझ? तो कहीं ना कहीं दिस इंडिकेट्स कि ये हमारा चॉइस ऑफ टी गलत था, ये सही चॉइस ऑफ टी नहीं था। नहीं आया बात समझ? चॉइस हमारा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्लियर है नहीं क्लियर? थोड़ा पूरा इसका ट्राई करते हैं। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? मान लो कि ये इक्वेशन 1 करो, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -2/x³ इक्वल टू कितना होगा? dt/dx। dx को इधर ले आओ तो क्या होगा? -2 अपॉन x³ dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt। इसमें भी वही पंगा है क्योंकि इसको मैं फ्यूचर में क्या मानने वाला हूँ? इक्वेशन नंबर 2, और पहले dx को मैं चेंज करूंगा इसी इक्वेशन की हेल्प से। लेकिन यहाँ dx के साथ में ये x³ आ रहा है, ये जिस फंक्शन में अवेलेबल है ही नहीं। तो वापस से काइंड ऑफ ये इसी बात का इंडिकेशन है कि ये चॉइस भी मेरे लिए इतना अच्छा चॉइस नहीं था। लेट अस मूव टू दैट वन। इसमें करो डिफरेंशिएट, क्या होगा? 1, इसका क्या हो जाएगा? -1/x² इज इक्वल टू क्या आ रहा है? dt/dx। फील आ रहा है? dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? 1-1/x² टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू कितना आ गया? dt। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। फील आ रहा है? अब मेरे को अगर इससे रिप्लेस करना है dx को dt में इस इक्वेशन के अंदर में, आई थिंक अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये वाला पार्ट विथ dx दोनों मिलके क्या हो जाएगा? dt। तो अब इस इंटीग्रेशन में अगर मैं ये वाला सब्स्टिट्यूशन इम्पोज करूं, ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, तो ये यूज करने पे ये फंक्शन कैसा दिखाई पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन ऑफ dt। और dt ने किसको किसको टैकल कर लिया? इसको और इसको।
तो ये पार्ट गया, ये पार्ट गया, क्या बचा हुआ? ये पार्ट बचा हुआ शायद, नहीं फील आ रहा। लेकिन अब आपने क्या करा कि डी के साथ में आपने टी इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब अब आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स से चेंज होकर किस में चला गया? टी में। तो ये जो बचा हुआ पार्ट ऑफ इंटीग्रैंड है उसको भी एक्स में लिख के फायदा नहीं है, फिर आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो उसको भी आपको किस में लिखना पड़ेगा? टी में। ये काम किसके थ्रू होगा? इक्वेशन 1 के थ्रू, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से आपने x + 1/x को क्या मान रखा था? टी। ये यूज कर लो उसमें, तो उसमें अगर ये यूज कर लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? e⁻t। नहीं समझ में आया? ठीक है ना। अब ये सब्स्टिट्यूशन लगा के ये पूरा इक्वेशन, ये पूरा इंटीग्रेशन जो x में था अब किस में चेंज हो गया? t में चेंज हो गया। ये वाला काइंड ऑफ नॉन इंटीग्रेबल था मेरे लिए क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला नहीं था। लेकिन ये जो सिचुएशन है, डू यू थिंक इट इज क्वाइट सिंपल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? e⁻t + c। लेकिन वापस से क्वेश्चन वाज इन x, सो आई कैन नॉट लीव माय आंसर इन t, आई शुड आल्सो चेंज माय आंसर इन x। तो t को रिप्लेस कर दो, t का वैल्यू कितना है? x + 1/x, सो e⁻x + 1/x प्लस, ये आंसर हो जाएगा। t का चॉइस का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आप किसी को भी t ले सकते हो, लेकिन बहुत सारा t का चॉइस ऐसा होगा जो आपको आंसर तक पहुंचने ही नहीं देगा। डिफरेंशिएट करने के बाद में dx के साथ अगर ऐसा कुछ निकल के आ रहा है ना जो फंक्शन में अवेलेबल है ही नहीं, तो ये सारा सिचुएशन काइंड ऑफ बेकारी होता है। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा इससे आंसर आया, एक बार थोड़ा उसको भी ट्राई करते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंशिएट करो, पहले तो यही इक्वेशन 1 हो गया, डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा? चेन रूल लगेगा शायद। पहले ई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e⁻x + 1/x इनटू चेन रूल किस पे लगेगा? इस पे क्या हो जाएगा? 1 - 1/x² इज इक्वल टू क्या रहेगा? dt/dx। dx को खींच के यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा? dx। और ये जो डिफरेंशिएटेड है ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। पहले अपने को चेंज करना है dx को dt में, किसके हेल्प से? इक्वेशन 2 के हेल्प से। पहले dx चेंज होगा, सही कह रहा हूँ। तो उसको अगर चेंज करोगे तो मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ आ जाएगा dt, ठीक है ना। और dt ने इसको भी टैकल कर लिया, इसको भी टैकल कर लिया, इसको भी टैकल कर लिया, ये भी गॉन, ये भी गॉन, ये भी गॉन, सब कुछ गॉन, कुछ बचा ही नहीं। तो इस बार हम यहां पर क्या सोचें? 1। जरूरी नहीं है कि हर बार कुछ ना कुछ बचेगा ही, अगर बच जाता है तो उसको चेंज करना है इक्वेशन 1 से इन टर्म्स ऑफ t एंड गेट अ न्यू इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ t। इट विल बी वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, परफॉर्म इट, गेट द आंसर, चेंज t इनटू x। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि सब्स्टिट्यूशन इतना शानदार होगा आपका कि डिफरेंशिएट करते पूरा का पूरा इंटीग्रेंड इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरा का वैल्यू क्या हो गया? dt। अब यहां पर कुछ बचा क्या इंटीग्रेंड के अंदर में? ओरिजिनल इंटीग्रेंड में नहीं बचा, तो इस इंटीग्रेंड की जगह पर क्या सोचोगे? 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? मतलब dt के रेस्पेक्ट में t + c। इस सिचुएशन में लेकिन आपने t किसको मान रखा था? इसको। क्या हो जाएगा बताओ? e⁻x + 1/x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तो देखो, इससे भी आंसर आया, इससे भी आंसर आया, लेकिन ये मेरे ख्याल में ज्यादा एलिगेंट चॉइस था टी के लिए। अब इसको वापस से मैं कहता हूं कि इसको चूज करने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका आइडियाज बढ़ता जाएगा, आपको दिखने लगेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंशिएशन अगर आपका स्ट्रांग है तो बिना ये सब लिखे भी मन में आप जान सकते हो। जैसे आपके मन में आया कि हाँ मेरे को इसको टी लेना है, डिफरेंशिएट करके मन में सोचोगे क्या आना चाहिए आंसर। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आंसर मेरे इंटीग्रेंड में अवेलेबल है, गो फॉर इट, अच्छा चॉइस है। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं डिफरेंशिएट करके कुछ ऐसा आ जाएगा ऊटपटांग जो मेरे इंटीग्रेंड में है ही नहीं, इट मीन्स कि इट इज अ बैड चॉइस, लीव इट, थिंक अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है ना। एंड यू आर फ्री टू चूज एनीथिंग एज अ टी, वो आपका चॉइस है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। नहीं आया समझ? क्लियर है पूरा? पक्का? कॉपी करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार ना स्टेप बाय स्टेप थोड़ा पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखवाया आप लोगों को। पहला स्टेप मैंने क्या लिखवाया था, पढ़ के बताओ। मेरे पास लिखा हुआ नहीं है तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा जोर से। टेक सम पार्ट ऑफ फंक्शन एज टी या टेक सम पार्ट ऑफ इंटीग्रैंड एज टी, ठीक है। तो आप देख लो कि किसी भी पार्ट को हम टी ले सकते हैं, हमारा चॉइस है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, टेक सम पार्ट एज टी एंड मार्क इक्वेशन 1, ये स्टेप नंबर 1 था। फिर जिसको टी लिया है उसको क्या करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद अगला स्टेप क्या है? इसको मार्क करना है इक्वेशन 2। फिर फर्स्ट चेंज dx ऑफ द क्वेश्चन इनटू dt बाय हेल्प ऑफ इक्वेशन 2। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है?
इसको t पकड़ा, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके ये जो इक्वेशन 2 आया इसका पहले यूज करके dx को हटा के क्या बनाना है dt। एक बार जब dx को हटा के dt बना ली उसके बाद क्या करना है, अगर इंटीग्रैंड में कोई पार्ट बच गया तो उस पार्ट को चेंज करना है किससे, इक्वेशन 1 से। अगला स्टेप पढ़ के देखो, सही कह रहा हूं, सही है पक्का। फिर अगला स्टेप क्या है कि ऐसा कर लेने पे पूरा का पूरा नया इंटीग्रेशन मिलेगा, किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। ये वाला ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सिंपल होगा, तो इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको परफॉर्म करके कंप्लीट करो, कंप्लीट करके आंसर किस में आ जाएगा, t में। और ये जो t में आंसर है इसको तो आंसर नहीं मान सकते हो क्योंकि सवाल किस में था, x में, तो आंसर भी किस में होना चाहिए, x में। तो इसको पहले t में कन्वर्ट किए, मतलब इंटीग्रेट करके, और फिर ये जो t में आंसर था इसको आप वापस इक्वेशन 1 से x में चेंज कर दो। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा शुरू में थोड़ा परेशानी हो सकता है, क्या चीज में, t चूज करने में, लेकिन धीरे धीरे वो चीज अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लिखो तुम अगला सवाल। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। लिखो, इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर अपॉन x dx, log x होल स्क्वायर अपॉन x dx, log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। बोलो किसको t चूज करना चाहिए? जनरली x का स्क्वायर होना चाहिए था, और कॉम्पोजिट हमेशा होगा, जरूरी नहीं है, कभी कभार नॉर्मल भी हो सकता है और उसको भी हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। हालांकि ठीक है, यहाँ पर दिखा सकते हैं कि भाई log x का होल स्क्वायर अपने आप में कॉम्पोजिट है। हाँ, नॉर्मली x स्क्वायर होता है उसको हम टैकल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्वियसली ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन। तो कैसे डील कर पाएंगे इसको, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। ओके, तो यहाँ मैंने एक आइडिया क्या दिया था आपको कि जहाँ कहीं भी कॉम्पोजिट दिखे वो कॉम्पोजिट वाले पार्ट पे फोकस करो। और दूसरा एक आइडिया ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास में बहुत सारा फॉर्मूला है लेकिन बहुत सारी चीज़ के लिए फॉर्मूला नहीं है। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, log x, लेकिन log x का खुद का इंटीग्रेशन भाई डिफरेंशिएशन 1/x है, इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है? log x के इंटीग्रेशन का है फॉर्मूला कि नहीं है फॉर्मूला? नहीं है फॉर्मूला। तो इसका मतलब है कि log x अगर किसी भी क्वेश्चन में दिखाई पड़े तो log वाले पार्ट को ही t ले लो। क्यों बताओ? अगर सब्स्टिट्यूशन के बाद में वो जिंदा बच गया तो ऐसे भी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि log वाले पार्ट का फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे बढ़िया है कि सब्स्टिट्यूशन करते समय उसको भगा ही दो। नहीं आ रहा समझ? तो ये एक टाइप ऑफ हिंट है कि t किसको लेना चाहिए, बताओ किसको लेना चाहिए t, log x को। अब पहले देख लो अच्छे से, हाँ, लेट log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1/x dx इक्वल टू dt। सही कह रहे हैं क्या? log x का 1/x, t का क्या हो जाएगा, dt/dx। dx को मैंने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बार बार क्या है कि यहाँ पर ये dt/dx नहीं लिखते रहेंगे, इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ dt/dx आएगा, dx फिर इस तरफ आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा। ऊपर वाला क्या होगा आपके लिए, इक्वेशन नंबर 1, और नीचे वाला क्या होगा, 2। पहले किसको यूज करोगे, ऑब्वियसली 2 को यूज करने पे आपको क्या लगता है कौन कौन सा पार्ट टैकल हो जाएगा? dx टैकल हो गया, x टैकल हो गया, इन दोनों के जगह पर क्या आ गया, dt। सही कह रहे हैं? अब क्या बचा हुआ है इंटीग्रैंड में, log x का होल स्क्वायर। इसको किससे चेंज कर सकते हो, इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में t स्क्वायर। अब ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, क्या आ जाएगा आंसर, t³/3 प्लस, और t कौन है आपका, log x, तो ये हो जाएगा log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। कॉपी कर लो, हो गया। नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx, 1/x प्लस x log x dx। क्या करें बताओ, x log x को t। ठीक है, एक बार देख लो, वैसे इसका आंसर आएगा नहीं बट आप लोग बोले हो तो करके दिखा देते हैं। मान लो कि इसको t ले लिया, क्या आएगा बताओ इससे, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट टाइम्स ऑफ, मतलब उस तरफ क्या आएगा dt/dx, dx को फिर यहाँ ले लेंगे,
तो कट गया ये वाला, क्या है 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। है क्या आपके पास डी एक्स के साथ ये वाला मल्टीप्लाइड? तो ये आइडिया क्या हो गया? बेकार। अच्छा 1 बाई एक्स को भी ट्राई कर लो। मानो कि 1 बाई एक्स को टी लेके अगर आगे बढ़ने का सोचोगे तो क्या आ जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को यहाँ खींच लो, आ रहा है क्या? ये भी नहीं हो रहा। और क्या बता रहे हो, एक्स प्लस लॉग एक्स। पहले एक्स कॉमन, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पूरा डिनोमिनेटर खतरनाक ही हो जाएगा। x प्लस एक्स लॉग एक्स इक्वल टू टी क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर डी टी। आई थिंक बात तो नहीं बना, 2 प्लस लॉग एक्स। हाँ घबरा मत, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था आप लोग इधर। इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, x कॉमन 1 प्लस लॉग एक्स, क्या कहते हो? क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं। अब मेरे ख्याल में ये वाला तो बेकार ही आइडिया था, ठीक है ना। अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो 1 प्लस लॉग एक्स को टी ले सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में क्रिएट हो रहा है। डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 1 का 0, ठीक है ना, और प्लस इसका 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी को यहाँ रखो, डी एक्स को यहाँ ले आओ। तो ये बेसिकली क्या बना, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इससे क्या क्या टैकल हो जाएगा, डी एक्स टैकल हो जाएगा और एक्स टैकल हो जाएगा। तो उन दोनों के जगह पर तो क्या आ जाएगा, डी टी। बच क्या गया 1 प्लस लॉग एक्स, उसको इससे रिप्लेस कर सकते हो, क्या हो जाएगा आई थिंक टी। तो सॉरी 1 बाई टी, हाँ डिनोमिनेटर में है तो 1 बाई टी। अब क्या हो जाएगा बताओ, लॉग मॉड बोलना है प्लस सी। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। करो कॉपी करो। शुरुआत में ऐसा ही होगा कि टी समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना, आ जाएगा वो भी। नेक्स्ट इसको ट्राई करो जिनका हो गया। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स टाइम्स ऑफ लॉग एक्स टू द पावर m dx। बोलो किसको डी लेना चाहिए, लॉग एक्स से, ठीक है क्या, लॉग एक्स इक्वल टू ले लो टी, क्या आ जाएगा बताओ, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ आना चाहिए डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को लेफ्ट में खींच लो। अब इक्वेशन 2 अगर यूज करोगे तो डी एक्स और एक्स टैकल हो गया शायद, ठीक है ना, उनके जगह पर क्या आ जाएगा डी टी, और इंटीग्रेंड में क्या बचा हुआ है 1 बाई लॉग एक्स टू द पावर m, उसको रिप्लेस करना है इससे। तो क्या हो जाएगा वो 1 बाई टी टू द पावर m, विच इज बेसिकली टी टू द पावर माइनस m डी टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस m प्लस 1 बाई माइनस m प्लस 1 प्लस सी। और t कौन है आपका, लॉग एक्स। तो फाइनल आंसर वुड बी आई थिंक लॉग एक्स टू द पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो ना, बोलो कौन सा प्रॉपर्टी का बता रहे हो। हाँ बी लॉग है, बिल्कुल था, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है। देखो ये अलग चीज़ है और लॉग ए होल टू द पावर बी अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा, नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। नेक्स्ट 5 नंबर पे इसको बताओ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x dx। बोलो सिर्फ log x की 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना, क्योंकि log x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस लॉग एक्स का भी वही होगा, तो पूरा कोई लेने में फायदा है। क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। फिर ट्राई करो, नहीं ट्राई करो तो फिर दिक्कत होगा बाद में। बोलो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कौन कौन टैकल हो रहा है, डी एक्स और एक्स, उन दोनों के जगह पर क्या आ गया डी टी। इंटीग्रेंड में शायद ये वाला चीज़ बचा हुआ है, और इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 2। आंसर इज टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। और टी कौन है, 1 प्लस लॉग एक्स।
का होल क्यूब होल थिंग अपॉन 3 प्लस सी। आई होप आ गया समझ में। चाहो तो खोल सकते हो, लेकिन नहीं खोलने से भी हो जाएगा। ये वापस पूछ रहा हूं, बताओ आया नहीं आया सच्ची? हाँ log x होल क्यूब, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद में 6 नंबर पे, इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब पता चलेगा कि मतलब कितना समझ में आ रहा है आप लोग। बहुत इजी है। 1 प्लस पक्का, क्यों? सही चीज बोलो एक लाइन में, कि उसका डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, बस वही तो चाहिए हमको। तो लिखो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को लेफ्ट में खींच लो, तो कौन कौन टैकल हो रहा है 2x और dx। उसके जगह पर आ जाएगा dt, और नीचे ये जो बचा हुआ है इसके जगह आप लिख सकते हो 1 बाई टी। तो फाइनल आंसर log mod t प्लस सी, सो log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा। इसका बताओ, इंटीग्रेशन e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx। सब कुछ डिपेंड करता है कि डिफरेंशिएशन कितना अच्छे से कर पा रहे हो आप। हाँ नीचे वाला सच्ची, बाकी लोग क्रॉस चेक कर लो। मिलिंद कह रहा है नीचे वाला नहीं, हर्षिता मना कर रही। अरे नहीं, नीचे वाला तो नहीं हो सकता। नीचे वाला कुछ लोग सपोर्ट में भी है। माई कह रही कि अच्छा हाँ ठीक है नीचे वाला हो जाएगा। क्या लग रहा है? कोटी पकड़े। मैं फालतू का आप लोगों को मिसलीड नहीं करूंगा, नीचे वाला ही है। देखो अगर e पावर माइनस एक्स को खाली पकड़ते हो थोड़ा समस्या है। e पावर माइनस एक्स को मान लो ये t पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा e पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को यहाँ ले लिया तो कहाँ है ये वाला? ये तो थोड़ा बल्कि सा है ना, दो चीज़ का डिफरेंस है अपने पास, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रारी अगर मिलिंद के सुझाव को मान के चलें कि e पावर एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स को t पकड़ लो आप, तो डिफरेंशिएट करने पे देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा e पावर एक्स, इसका क्या हो जाएगा e पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 बीच में प्लस इज इक्वल टू क्या रहेगा डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को यहाँ खींचो। अब ये मिला के बेसिकली क्या हो गया e पावर एक्स माइनस e पावर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो तो फील आया क्या? पक्का। अब क्या क्या जा रहा है बताओ? मेरे ख्याल में पूरा न्यूमरेटर विथ डी एक्स एक ही बार में जा रहा है, क्या बन जाएगा ये डी टी, और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बन जाएगा 1 बाई टी। आंसर क्या हो जाएगा log mod t प्लस सी। सो log mod e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स प्लस सी। देखो क्लियर हुआ कि नहीं? कर लो कॉपी। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। log x, ठीक है। अलग अलग आइडिया हो सकता है लेकिन एक्सप्लोर करके दिखा देते हैं। देखो log x को अगर t पकड़ते हो तो 1 बाई एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पर dx आ जाएगा, ठीक ही है वैसे तो ये वाला। तो आपको लगेगा कि x चला गया dx चला गया और इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर dt आ गया। अब लेकिन क्या है कि log x वाले को तो चलो t बना लोगे, x का क्या करोगे, इसका और इसका। बात आ रहा समझ? रिप्लेस तो सबको ही करना पड़ेगा। नहीं आया? मतलब इसको लेने का फ्रीडम है लेकिन इससे आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। नहीं आ रहा फील? ये गलत है, वो फील आ रहा है कि नहीं? और ये इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये देख के समझ में आ रहा है। देख के समझ में आना जरूरी है, तो ये नहीं हो सकता।
बाकी हाँ क्या कह रहे हो, x प्लस लॉग एक्स, हाँ वही धीरे धीरे आने लगेगा। x प्लस लॉग एक्स को अगर t लेते हो तो फील करो क्या आ जाएगा, x की जगह पर 1, लॉग x की जगह पर 1/x, उस तरफ क्या बनेगा dt बाई डी एक्स, तो dx को यहाँ खींच लो, ठीक है ना। ये मिला के क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो x प्लस 1/x टाइम्स ऑफ dx इक्वल टू dt। अब अगर इसको पहले यूज करते हो इक्वेशन 2 सोच के, तो ये गया और ये भी गया, इनके जगह पर क्या आ गया dt, और बचा हुआ क्या है x प्लस लॉग एक्स, उसका मतलब क्या है हमारे लिए t, और स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर। आंसर क्या आएगा बताओ, t³/3 प्लस, ठीक है, और t को रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। हुआ क्लियर? अच्छा एक बार मेरे तरफ देखो, बताओ मुझे क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। पहले तो सब लोग लिखना कंप्लीट करो, फिर बात करते हैं। करें? बिना देखे बताना, वो देखना नहीं है इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको छोड़ के। हाँ बताओ क्या समझ में आया आप लोग? कोई भी इंटीग्रेंट के पार्ट को हम लोग टी लेके स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीडम तो है चूज करने का, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, जो शुरू में जिसको टी माना वो हमारे लिए इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिला वो इक्वेशन 2। उसके बाद क्या करना है, 2 को यूज करके क्वेश्चन के dx को dt में चेंज करना है, और कोशिश ये रहेगा हमारा हमेशा कि dx के साथ और जितना पार्ट ऑफ फंक्शन इक्वेशन 2 के हेल्प से रिप्लेस हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि जितना पार्ट इक्वेशन 2 से रिप्लेस हो जाएगा फाइनली जो टी में इंटीग्रेशन बनेगा वो उतना सिंपल बनेगा। नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा तो रिप्लेस करके dx को हटाए क्या बना दिया dt। dx को हटाते समय ऐसा भी चांसेस है कि पूरा का पूरा फंक्शन ही हट जाए और सिर्फ 1 बचे उसका इंटीग्रेशन कर। ऐसा भी चांसेस है कि पूरा का पूरा फंक्शन ना हटे, इंटीग्रैंड का थोड़ा बहुत पार्ट x के टर्म्स में बच जाए। तो जो भी x के टर्म्स में बचा हुआ पार्ट होगा उसको किससे रिप्लेस करोगे, इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 1 से रिप्लेस करने के बाद पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में। टी में ऑब्वियसली ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होगा, इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर लो, आंसर किस में आ जाएगा, टी में। वही आंसर है क्या? नहीं, क्वेश्चन x में था तो आंसर भी किस में होना चाहिए, x में। तो जो टी में आंसर आया उसको किस में चेंज कर दोगे, x में। कैसे? इक्वेशन 1 के हेल्प से, और फाइनली यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अगले क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर।